एक बार फिर से मौजूद हूँ आप लोगों के बीच दास संगोई में कहानी 1.5 इंच ऊपर लेकर कल के भाग से आगे। आप रास्ते से भटक जाते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं एक ही दायरे के इर्द गिर्द, राउंड एंड राउंड। अब बच्चों का वो खेल जानते हैं, जब वो एक दायरा बनाकर बैठ जाते हैं और सिर्फ एक बच्चा रुमाल लेकर चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। आपके देश में भी खेला जाता है। ओह वाह, देखिए ना, हम चाहे कितने ही अलग क्यों ना हो, बच्चों के खेल हर जगह लगभग एक जैसे ही रहते हैं। उन दिनों हम सबकी कुछ वैसी ही हालत थी, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं जानता था कि कब अचानक किसके पीछे अपना फंदा छोड़ जाएंगे। हम में से हर आदमी एक भयभीत बच्चे की तरह बार बार पीछे मुड़कर देख लेता था कि कहीं उसके पीछे तो नहीं है। जी हाँ, इन्हीं दिनों यहाँ जर्मन आए थे। आप तो उन दिनों बहुत छोटे रहे होंगे। मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। हालांकि लड़ाई के कारण सुबह से शाम तक काम में जुटना पड़ता था। मैं एक जवान बैल की तरह डटा रहता था। एक उम्र होती है जब हर आदमी एक औसत सुख के दायरे में रहना सीख लेता है। उसके परे देखने की फुर्सत उसके पास नहीं होती, यानी उस क्षण तक महसूस नहीं होती जब तक खुद उसके दायरे में। आपने अक्सर देखा होगा कि जिसे हम सुख कहते हैं वो एक खास लम्हे की चीज़ है। यूँ अपने में एक बहुत ठोस है, लेकिन उस लम्हे के गुजर जाने के बाद वो बहुत फीका और कुछ हैंगओवर सा धुंधला लगता है। किंतु जिसे हम दुख या तकलीफ़ या यातना कहते हैं, उसका कोई ख़ास मौका नहीं होता। मेरा मतलब है, वो हूबहू दुर्घटना के वक्त महसूस नहीं होती। इन दुर्घटना के वक्त हम बदहवास से हो जाते हैं। हम उससे पैदा होने वाली यातना के लिए कोई बना बनाया फ्रेम नहीं ढूंढ पाते जिसमें हम उसे सही सही फिट कर सकें। किसी दुर्घटना का होना एक बात है और उसका सही सही परिणाम अपनी पूरी ज़िंदगी में भोगना या भोग पाने के काबिल हो सकना बिल्कुल दूसरी बात है। यह असंभव है, ऐसा होता ही नहीं। मेरा मतलब है अपनी कि बार बार दूसरे की स्थिति में रखकर उतने ही कष्ट की कल्पना करना जितना दूसरे ने भोगा था। वो कुछ कम होगा या कुछ ज़्यादा, लेकिन उतना नहीं और वैसा नहीं जितना दूसरे ने भोगा था। नहीं आप गलत ना समझे, मैंने अपनी पत्नी को कष्ट भोगते हुए नहीं देखा था। मैं जब घर पहुंचा वो उसे ले जा चुके थे। 7 बरस की विवाहित ज़िंदगी में ये पहला मौका था जब मैं खाली घर में घुसा था। बिल्ली? नहीं, उन दिनों वो मेरे पास नहीं थी। मैंने उसे काफ़ी वर्षों के बाद पालना शुरू किया था। दूसरे घरों के पड़ोसी ज़रूर अपनी खिड़कियों से झांकते हुए मुझे देख रहे थे। यह स्वाभाविक भी था। मैं खुद ऐसे लोगों को खिड़की से झांक कर देखा करता था जिनके रिश्तेदार को, एक मिनट, हाँ, जिनके रिश्तेदारों को गेस्टापो पुलिस पकड़कर बंद गाड़ी में ले जाती थी। लेकिन मैंने कल्पना भी न की थी कि एक दिन मैं घर लौटूंगा और मेरी पत्नी का कमरा खाली पड़ा होगा। अब देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या ये एक अजीब बात नहीं है कि जब हम कभी मौत, यातना या दुर्घटना की बात सुनते हैं या सुबह अखबार में पढ़ते हैं तो हमें ये विचार कभी नहीं आता कि ये चीज़ें हम पर हो सकती हैं या हो सकती थीं। नहीं, हमें हमेशा लगता है कि दूसरों के लिए है। हाँ, मुझे खुशी है कि आप एक बियर ले रहे हैं। अगर आप खाली गिलास के सामने सारी रात नहीं बैठ सकते। क्या कहा आपने? हाँ, मैं जानता था आप ये सवाल ज़रूर पूछेंगे, अगर ना पूछते तो कुछ आश्चर्य होता। नहीं जनाब, मैं शुरू से मैं खुद कुछ नहीं समझ सका। मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसी दुर्घटना के वक्त आदमी बदहवास सा हो जाता है। वो ठीक ठीक अपनी यात्रा का अनुमान भी नहीं लगा सकता। मेरी पत्नी की चीज़ें चारों तरफ बिखरी पड़ी थीं, कपड़े, किताबें, मुद्दत पुराने अखबार। अलमारी और मेज़ों के दराज खुले पड़े थे और उनके भीतर की हर छोटी बड़ी चीज़ फर्श पर उल्टी सीधी पड़ी थी। क्रिसमस के उपहार, सिलाई की मशीन, पुराने फ़ोटो एल्बम। अब जानते हैं शादी के बाद कितनी चीज़ें खुद ब खुद इकट्ठा होती जाती हैं। लगता था उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज़ को उलट पलट कर देखा था, कोने कोने की तलाशी ली थी, लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो उनके हाथों से बची रह गई हो। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा रहा। मेरी पत्नी का बिस्तर खाली पड़ा था। तकिए के नीचे उसका रुमाल, माचिस और सिगरेट का पैकेट रखा था।
सोने से पहले वो हमेशा सिगरेट पिया करती थी। शुरू में मुझे उसकी आदत अखरती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं उसका आदी हो गया था। पलंग के पास तिपाई पर उसकी किताब रखी थी, जिसे वो उन दिनों पढ़ा करती थी, जिस पन्ने को उसने पिछली रात पढ़कर छोड़ दिया था। वहाँ निशाने के लिए उसने अपना क्लिप दबा लिया था। क्लिप पर उसके बालों की गंध जुड़ी थी। आप जानते हैं कि इस तरह बरसों बाद भी हमें छोटी छोटी तफसीलें याद रह जाती हैं। ये शायद ठीक भी है। विवाह से पहले हम हमेशा बड़ी और अनुभूतिपूर्ण चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन विवाह के बाद अरसा साथ रहने के कारण ये बड़ी चीज़ें हाथ से फिसल जाती हैं। सिर्फ कुछ छोटी मोटी आदतें, ऊपर से सतही दिखने वाली दिनचर्याएँ, रोज़मर्रा के आपसी भेद बचे रह जाते हैं, जिन्हें हम शर्म के कारण दूसरे से कभी नहीं कहते, लेकिन जिनके बिना हर चीज़ सुनी सुनी सी जान पड़ती है। उस रात मैं अकेले कमरे में अपनी पत्नी की चीज़ों के बीच बैठा रहा। उस घड़ी शायद मैं अपने में नहीं था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने कमरे में नहीं थी, ये महज एक हकीकत थी। मैं उसे समझ सकता था, किंतु वो उसे पकड़ कर क्यों ले गए थे, ये भयानक भेद मेरी पकड़ के बाहर था। आखिर मेरी पत्नी क्यों? मैं उस रात बार बार अपने से ये सवाल पूछता रहा। आपको तने का आश्चर्य होगा कि 7 वर्षों की वैवाहिक जिंदगी में पहली बार मुझे अपनी पत्नी पर संदेह हुआ था। मानो उसने कोई चीज़ मुझसे छुपा कर रखी हो, कोई ऐसी चीज़ जिसका मुझसे कोई सरोकार नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि गेस्टापो पुलिस बहुत दिनों से उसकी ताक में थी। उसके पास कुछ गैरकानूनी पैम्फलेट और पर्चियाँ पाई गई थीं, जो उन दिनों अज्ञात रूप से लोगों में बांटी जाती थी। जर्मन अधिकारियों की आंखों में ये सबसे संगीन अपराध था। पुलिस ने ये सब चीज़ें खुद मेरी पत्नी के कमरे से बरामद की थी। और आपको शायद ये बात काफ़ी दिलचस्प जान पड़ेगी कि खुद मुझे उनके बारे में कुछ मालूम नहीं था। उस रात से पहले तक मैं और वो एक ही कमरे में सोते थे, प्रेम करते थे, और इसी कमरे में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उसका रहस्य थी, जिसमें मेरा कोई साझा नहीं था। क्या आपको ये बात दिलचस्प नहीं लगती कि वो मेरी पत्नी को मुझसे कहीं अधिक अच्छी तरह जानते थे? ज़रा ठहरिए, मैं अपना गिलास खत्म कर लेता हूँ। मैं फिर आपका साथ दूंगा। हाँ, तो मैं फिर यही कह रहा था कि कुछ देर बाद वो बंद कर देंगे, और फिर नहीं, इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन पीने का लुत्फ इत्मीनान से पीने में है। हमारी भाषा में एक कहावत है, हमें जी भर कर पीना चाहिए, क्योंकि 100 बरस के बाद हम इस दुनिया में नहीं होंगे। 100 बरस ये काफ़ी लंबा अरसा है। आप नहीं सोचते हम में से कोई भी इतने अरसे तक जिंदा रह सकेगा। मुझे शक है कि आदमी जीता है, खाता है, पीता है, और एक दिन अचानक फट। नहीं जनाब, भयानक चीज़ मरना नहीं है। लाखों लोग रोज़ मरते हैं और आप छू भी नहीं करते। भयानक चीज़ ये है कि मृत आदमी अपने आप भेद हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है, और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक तरह से वो हमसे हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। उस रात में अपने घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगाता रहा। आपको शायद हंसी आएगी कि पुलिस के बाद में दूसरा आदमी था जिसने अपनी पत्नी की चीज़ों को दोबारा तलाशी ली थी। एक एक चीज़ को उलट पलट कर पूरी गहराई से उन्हें देखा परखा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अपने पीछे वो मेरे लिए एक भी ऐसा निशान नहीं छोड़ जाएगी जिसके सहारे मैं कोई ऐसी चीज़ पा सकूं जिसमें मेरा भी साझा रहा था। उसके विवाह की पोशाक, ड्रेसिंग टेबल के दराज में रखे कुछ खत जो शादी से पहले मैंने उसे लिखे थे, कुछ पंख और पत्थर जिन्हें वो जमा किया करती थी। और देखिए, 7 वर्ष की वैवाहिक ज़िंदगी के बाद मैं उस रात अपनी पत्नी की चीज़ों को कुछ इस तरह टटोल रहा था जैसे मैं उसका पति ना होकर भेदिया पुलिस का कोई पेशेवर नौकर हूँ। मुझे रह रहकर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि अब मैं उससे कुछ नहीं पूछ सकूँगा। वो उनके हाथों से बच नहीं सकेगी, ये मैं जानता था। वो जिन लोगों को पकड़ कर ले जाते थे उनमें से एक को भी मैंने वापस लौटते नहीं देखा था। लेकिन उस रात मुझे उस चीज़ ने इतना भयभीत नहीं किया कि मौत उसके बहुत नज़दीक है, जितना इस चीज़ ने कि मैं कभी उसके बारे में पूरा सच नहीं जान सकूँगा। मौत हमेशा के लिए उसके भेद पर ताला लगा देगी, और वो अपने पीछे एक भी ऐसा सुराग नहीं छोड़ जाएगी जिसकी मदद से मैं उस ताले को खोल सकूँगा। दूसरे दिन रात के समय उन्होंने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। तो तैयार होकर उनकी प्रतीक्षा में ही बैठा था।
मुझे मालूम था कि वो आएंगे, मगर मेरी पत्नी उनके सामने सब कुछ कबूल कर लेती तो शायद उन्हें मेरी ज़रूरत ना पड़ती। किंतु मुझे मालूम था कि मेरी पत्नी अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालेगी। मैं उसके रहस्य से अपरिचित रहा हूँ, उसकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ़ था। वो चुप रहना जानती थी, चाहे यात्रा कितनी ही भयंकर क्यों ना हो। नहीं जनाब, मैंने अपनी आंखों से उसकी यात्रा को नहीं देखा, किंतु मैं थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता हूँ। दोबारा मिलता हूँ कल इसी कहानी के साथ। कहानी है 1.5 इंच ऊपर।